पढ़ चुके हैं। इसके पहले सभी 4 जगत के बारे में पूरा आर.एच. व्हिटकर का जो 5 जगत का वर्गीकरण था उसके बारे में पढ़ चुके हैं कि कैसे पूरे जीव जगत को आर.एच. व्हिटकर ने 5 जगतों में बांटा है। और उसमें जो हमने पढ़े हैं उसमें मोनेरा किंगडम के बारे में पढ़ा गया है कि प्रोकैरियोटिक टाइप एक कोशिकीय जीव सभी मोनेरा किंगडम में रखे जाते हैं। वहीं प्रोटिस्टा में हमने देखा कि एक कोशिकीय यूकैरियोटिक जीव सभी प्रोटिस्टा जगत में रखे जाते हैं। और फिर हमने बात की फंजाई की तो फंजाई को हमने देखा कि उनके शरीर की संरचना जो है वह तंतुओं से मिलकर बनी हुई होती है, तंतुओं से होती है, जिसे कवक तंतु कहा जाता है। या कवक तंतु आपस में मिल करके कवक जाल का निर्माण करते हैं। और यह कवक जाल भी कवक तंतु जो हैं वह दोनों अलग अलग तरीके से अलग अलग वर्गों में अलग प्रकार के हो सकते हैं। और उसमें हमने कवकों के 4 वर्ग देखे और यह भी देखे कि किस तरह की संरचना होती है उनकी, किस वर्ग के कवक में किस तरह की शारीरिक संरचना और जो फ्रूटिंग बॉडीज होती हैं किस तरह के बीजाणु बनते हैं यह हमने देखा। उनमें जनन की क्रिया कैसे होती है, कैसे प्लाज्मोगामी कैरियोगामी की क्रिया होती है, उसके बाद जाइगोस्पोर बनता है, फिर उसमें मियोसिस होती है और अगुणित बीजाणु बनते हैं। यह सारी चीज़ें पिछले लेसन में पढ़ी। और इन शॉर्ट थोड़ा सा पादप जगत के बारे में भी पढ़ लिया गया है कि पादप जगत में किस तरह के जीवों को शामिल किया जाता है। ऐसे जीव जो कि यूकैरियोटिक होते हैं, बहुकोशिकीय होते हैं या एक कोशिकीय होते हैं। यूकैरियोटिक कोशिका वाले और उन कोशिकाओं में क्लोरोफिल पाया जाता है और उनके चारों ओर कोशिका भित्ति पाई जाती है। 3 लक्षण कोशिकाएं यूकैरियोटिक, चारों ओर कोशिका भित्ति और कोशिका के भीतर क्लोरोफिल अगर पाया जाता है तो उस जीव को हम पादप जगत में रखते हैं। वहीं जो दूसरे तरह के जीव हैं जंतु, उनमें जो कोशिकाएं होती हैं यह हमेशा बहुकोशिकीय जीव होते हैं और उनकी जो कोशिकाएं होती हैं वह यूकैरियोटिक टाइप होती हैं। और पोषण की प्रक्रिया हमेशा विषम पोषी होती है जो कि प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से पौधों पर ही आश्रित होते हैं। तो यह सारी बातें अभी तक हम पढ़ चुके हैं 5 जगत आर.एच. व्हिटकर का और पूरा वर्गीकरण हम पढ़ चुके हैं। लेकिन कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो कि अभी तक हमने नहीं पढ़े हैं। जैसे आज की वर्तमान समय की बहुत ही भीषण समस्या जो वायरस फैला हुआ है, कोरोना वायरस, उस वायरस की क्या संरचना होती है, उसे किस वर्ग में शामिल किया जाता है, क्या गुण होते हैं, ये अभी तक हम नहीं पढ़ पाए हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वह वायरस, वायरॉइड्स, प्रियॉन्स और लाइकेंस पर आधारित है। इन्हें आर.एच. व्हिटकर ने अपने 5 जगत वर्गीकरण में नहीं रखा क्योंकि इनके अंदर जो 5 जगत के वर्गीकरण के तहत जीवों के जो लक्षण पाए जाते हैं वह कोई भी लक्षण इन जीवों में या इन इंटाइटीज में, इन स्ट्रक्चर्स में नहीं पाई जाती हैं। इसलिए इन्हें 5 जगत वर्गीकरण के अंतर्गत वर्गीकृत नहीं किया गया। इनके बारे में माइक्रोबायोलॉजी या सूक्ष्म जैविकी में अलग रूप से अध्ययन हम करते हैं। वर्गीकरण के तहत इनका अध्ययन हम किसी वर्ग के अंतर्गत नहीं करते हैं। मैं हूं आपका बायोलॉजी टीचर एस.एन. वर्मा और अपनी सरप्राइज ऑनलाइन लर्निंग टीम की तरफ से आपका जो है तहे दिल से स्वागत करता हूं। और आज देखते हैं हम आज का जो टॉपिक है यह इसमें आज की जो कंटेम्प्रोरी जो स्थिति है वर्तमान समय की वह भी इसमें निहित है। तो पढ़ते हैं इनके स्ट्रक्चर्स के बारे में, वायरस, वायरॉइड्स, प्रियॉन्स और लाइकेंस की। सबसे पहले देखते हैं वायरस। वायरस जो है वह क्या होते हैं। वायरस को पहली चीज़ सजीव नहीं माना जाता है। बात करते हैं लोग कोरोना वायरस को मार क्यों नहीं दिया जाता है, मारेंगे कैसे जब वो सजीव है ही नहीं। तो यह मूलभूत बात है कि उसमें जो सजीवों के जो गुण होते हैं वह पूर्ण रूप से नहीं पाए जाते हैं। वह आंशिक रूप से सजीवों के लक्षण प्रदर्शित करता है, वह भी तब जब किसी जीवित कोशिका के भीतर रहता है। अगर वह बाहर है तो वह कोई जीवित चीज़ नहीं है जिसे हम मार सकें। उसे हम तोड़ सकते हैं, टुकड़ों में तोड़ सकते हैं, बाकी कोई भी जहर उस पर असर नहीं कर सकता है। उसकी जो मॉलिक्यूलर या आणविक जो संरचना होती है उस आधार पे हम उसे विखंडित कर सकते हैं रासायनिक प्रक्रिया के थ्रू। लेकिन कोई भी ऐसा पॉइजन नहीं है जो कि उसको मार सके, क्योंकि वह एक जैविक एक्टिविटी वाला पदार्थ है ही नहीं। तो वायरस को सजीव नहीं माना जाता है, इसलिए इसको वर्गीकरण में शामिल भी नहीं किया जाता है। और
यह एक अकोशिक जीव है। जो इसकी संरचना है वह कोशिका वाली संरचना नहीं होती है, यह एक अकोशिक जीव है, कोशिका जैसी संरचना इसमें नहीं होती है। जो कि अगर किसी जीवित कोशिका से बाहर है तो वह कण के रूप में रहता है, पार्टिकल्स के रूप में पड़ा रहता है, और जब जीवित कोशिका में पहुंचता है तो उस जीवित कोशिका की जो मशीनरी है उसका उपयोग करता है और उसका उपयोग करके अपनी संख्या को बढ़ाने लगता है, अपनी प्रतिकृति बनाने लगता है। एक वायरस से 2, 2 से 4, 4 से 8, और इन सभी कार्यों के लिए वह उस कोशिका का जो मटेरियल है उसी का यूज करता है। वो उसके पास अपना कोई मटेरियल नहीं होता है, वह कोशिका के भीतर उपस्थित जैविक मटेरियल को प्रयोग में लेता है। वायरस का जो शाब्दिक अर्थ होता है वह होता है विष अथवा विषैला तरल। इसे सबसे पहले जो है वह दिमित्री इवानोव्स्की ने 1892 ईस्वी में तंबाकू के मोज़ेक रोग के कारक के रूप में पहचाना था, और इसे वायरस नाम भी उन्होंने ही दिया था। इनका जो हम देख सकते हैं आकार जो है वह बैक्टीरिया से भी बहुत छोटा होता है। बैक्टीरिया मतलब जीवाणु, बैक्टीरिया से भी यह बहुत छोटे होते हैं, और अगर किसी बैक्टीरिया प्रूफ फिल्टर से इन्हें हम छानते हैं तो यह उसे पार कर जाते हैं, इस पार से उस पार चले जाते हैं। तो WM बेंजेरिक ने यह देखा था कि जो तंबाकू के स्वस्थ पौधे हैं, अगर हम किसी तंबाकू के संक्रमित पौधे से रस निकाल कर उस स्वस्थ पौधे पर डालते हैं तो वह स्वस्थ पौधा, तंबाकू के संक्रमित पौधे से हम रस निकालते हैं, उसे बैक्टीरिया प्रूफ फिल्टर से छानते भी हैं, मतलब कोई बैक्टीरिया साथ में ना जाने पाए उस रस के, और उसके बाद भी जब उस रस को किसी स्वस्थ तंबाकू के पौधे पर डाला जाता है तो वह तंबाकू का पौधा भी पहले वाले संक्रमित पौधे की तरह ही संक्रमित हो जाता है। तो उन्होंने यह नहीं बता पाया कि यह कौन सा ऐसा पदार्थ है जो कि उस स्वस्थ पौधे को संक्रमित कर रहा है, लेकिन उन्होंने उस रस को संक्रमित तरल का नाम दिया, जो कि उन्हें संक्रमित पौधे से निकाला था कि कोई ऐसा संक्रमित तरल होता है जिससे वह दूसरे पौधे को भी संक्रमित कर देते हैं। तो M बेजेरिंग ने इन्हें खोजा था और इसे नाम दिया था कंटेजियम वाइनम फ्लूइडियम, तो जिसका अर्थ होता है संक्रामक जीवित तरल। और इसके बाद सबसे पहले जो WM स्टैनले थे, WM स्टैनले ने इन्हें रवे के रूप में प्राप्त किया, और जो रवा होता है वो मेनली जो है वो प्रोटीन होता है। तो सबसे पहले इन्हें कण के रूप में बदल कर प्राप्त करने का जो काम किया था वह WM स्टैनले ने किया था। यह भी क्वेश्चन पूछा जाता है कई बार। और यह जो कण हैं वह प्रोटीन के कण होते हैं। वायरस का एक गुण होता है यह अविकल्पी परजीवी होता है। अविकल्पी परजीवी होने का अर्थ क्या है कि यह इसके पास कोई विकल्प नहीं है, यह सिर्फ और सिर्फ परजीवी के रूप में ही जीवन यापन कर सकता है या जीवित रह सकता है जब तक किसी के शरीर के भीतर में होता है। बाहर यह जीवित रूप में नहीं रह सकता है, तो विकल्प नहीं है, सिर्फ और सिर्फ परजीवी के रूप में ही यह जीवित दिखाई देता है। और जीवित कोशिका के बाहर जब निकाला जाता है तो वह निर्जीव के जैसे लक्षण प्रदर्शित करता है। वायरस में जो प्रोटीन होता है और जो आनुवंशिक पदार्थ होता है, दो चीज़ों से मिलकर बना हुआ होता है वायरस। भीतर एक आनुवंशिक पदार्थ की स्प्रिंग जैसी संरचना होती है, DNA RNA की, दोनों में से कोई भी हो सकता है। उस DNA RNA के चारों ओर एक खोल पाया जाता है प्रोटीन का। यह दोनों पार्ट, प्रोटीन और आनुवंशिक पदार्थ RNA या DNA को मिलाकर वायरस बना हुआ होता है। और वायरस का जो केंद्रीय भाग है, जो उसके बीच में स्प्रिंग जैसी संरचना पाई जाती है RNA या DNA, वह आनुवंशिक पदार्थ जो है वही संक्रमण करने का काम करता है, वही संक्रामक पदार्थ वायरस में होता है, और उसी का जो है वो संवहन होता है एक जीव से दूसरे जीव में। तो कोई भी वायरस जब किसी सजीव को संक्रमित करता है, जीवित कोशिका को, तो वह पूरा उसके शरीर कोशिका के भीतर नहीं जाता है, बल्कि वह उस अपना वो आनुवंशिक पदार्थ उस कोशिका के भीतर भेज देता है। वह आनुवंशिक पदार्थ जब उस कोशिका के भीतर पहुंचता है तो अपने लिए प्रोटीन का संश्लेषण उसी कोशिका के भीतर उपस्थित तत्वों से, पदार्थों से, अणुओं से कर लेता है और उसी में अपनी प्रतिकृति फिर से बनाने लगता है। तो जो वायरस हैं
उनमें जो आंशिक पदार्थ होता है वह कई तरीके का हो सकता है, या तो आरएनए होगा या डीएनए होगा। जो मेनली पादप वायरस होते हैं, प्लांट वायरस, उनमें जो आनुवांशिक पदार्थ होता है, दो चीज़ें याद रखिए कि वायरस की संरचना सिर्फ आनुवांशिक पदार्थ जिसमें आरएनए डीएनए आता है उससे मिलकर होती है। दोनों में से कोई भी एक होगा, आरएनए होगा या डीएनए होगा। और दूसरी चीज़, उसके चारों ओर प्रोटीन की खोल। इन्हीं दो चीज़ों से मिलकर के वायरस बना हुआ होता है। और वायरस जो है जो पादपों में पाया जाता है, उनका जो आनुवांशिक पदार्थ होता है वह एक सिंगल स्ट्रैंडेड, एक लड़ी वाला आरएनए हो सकता है। जंतु वायरस में एक या दोहरी लड़ी वाला आरएनए या डीएनए कुछ भी हो सकता है। लेकिन एक बैक्टीरियोफेज वायरस होते हैं जिनमें प्रायः दोहरी लड़ी वाला डीएनए आनुवंशिक पदार्थ के रूप में ही पाया जाता है। बैक्टीरियोफेज वायरस के क्या गुण होते हैं? बैक्टीरियोफेज वायरस बैक्टीरियल कोशिकाओं को जो है वह अटैक करता है, बैक्टीरिया के ऊपर यह अटैक करता है और बैक्टीरिया को मार देता है। तो बैक्टीरियल कोशिका इसका घर होती है, बैक्टीरिया को खाने का काम करता है यह। इन्हें हम बैक्टीरियोफेज वायरस कहते हैं। ये इन वायरसेस में जो आनुवंशिक पदार्थ होता है वह डीएनए होता है और दोहरी लड़ी वाला होता है। वायरस के प्रोटीन के आवरण को हम कैप्सिड कहते हैं, और जो बाहर प्रोटीन का खोल है उसे कैप्सिड कहा जाता है। और कैप्सिड छोटे छोटे टुकड़ों से मिलकर, इकाइयों से मिलकर बना हुआ होता है, यूनिट से। उन्हें हम छोटी छोटी यूनिट्स को हम कैप्सोमियर कहते हैं, जो कि पेंटागोनल या पॉलीगोनल रूप से आपस में जुड़ी हुई होती हैं। कुछ ऐसी बीमारियां हैं जैसे मम्प्स, चेचक, हार्पिज, इन्फ्लुएंजा, पोलियो, एड्स, ये ट्रेडिशनल बीमारियां हैं जो कि वायरसों द्वारा फैलाई जाती हैं। और आज के समय में तो कोरोना बहुत भयानक बीमारी है जो कि वायरस द्वारा ही फैली हुई है। पौधों में भी यह वायरस जो है वह बीमारियां फैलाते हैं, जैसे में जो हम नाम ले सकते हैं मोजाइक वायरस, लीफ कर्ल वायरस, वेन येलोइस वायरस, वेन क्लियरिंग वायरस, डॉर्फिज वायरस। ये सभी रोग जो पौधों में होते हैं, साइट्रस कैंकर और ये नहीं, साइट्रस कैंकर बैक्टीरियल रोग है। ये मोजाइक, लीफ कर्ल, वेन येलोइस, वेन क्लियरिंग, डॉर्फिज्म, ये सभी रोग पौधों में जो होते हैं वह वायरस के द्वारा ही होते हैं। तो यह था काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट, वायरस। उसके बाद दूसरी चीज़ देखते हैं, वायराइड क्या होते हैं। वायराइड जो है, इनकी खोज सबसे पहले 1971 में टीओ डाइनर ने की थी। और इसकी जो सबसे पहले एक बीमारी है पोटैटो स्पंडल ट्यूबर, उसमें ऐसा रोग था जिसमें उस रोग के कारक के बारे में जब पता किया गया तो यह पता चला कि यह बिना खोल वाला और बहुत ही कम अणुभार वाला आरएनए का टुकड़ा है, जिसे वायराइड कहा गया। मतलब हम देखते हैं कि वायरस की संरचना प्रोटीन की खोल और डीएनए आरएनए की न्यूक्लिक अम्ल से मिलकर होती है। आनुवंशिक पदार्थ के रूप में डीएनए आरएनए होता है और खोल के रूप में प्रोटीन होती है। लेकिन वायराइड ऐसा जो है रोग कारक पदार्थ है जो कि सिर्फ और सिर्फ आरएनए होता है, इसके चारों ओर कोई प्रोटीन की खोल नहीं पाई जाती है। और इसकी खोज जो है पोटैटो स्पंडल ट्यूबर नामक बीमारी में की गई थी। उसको उत्पन्न करने वाले जो अणु थे, कम अणुभार वाले आरएनए थे, उन्हें वायराइड कहा गया। और इसकी खोज 1971 में टीओ डाइनर ने की थी। उसके बाद देखते हैं कि प्रियॉन्स क्या होते हैं। इसे प्रोसंग कहा जाता है। प्रियॉन्स, जैसे हमने वहाँ देखा था कि जो इन्फेक्टियस मटेरियल है वह सिर्फ और सिर्फ आरएनए है, उसके साथ प्रोटीन नहीं है, तो वायरस कह नहीं सकते हैं, इसलिए उसे वायराइड कहते हैं। यहाँ पर जो प्रियॉन्स होते हैं, प्रियॉन्स में जो इन्फेक्टियस मटेरियल होता है वह सिर्फ और सिर्फ प्रोटीन का कण होता है। उसमें कोई भी जेनेटिक मटेरियल, आनुवंशिक पदार्थ, आरएनए, डीएनए नहीं पाया जाता है। प्रोटीन ही जो है वह इन्फेक्टियस होती है। ऐसे प्रोटीन के पार्टिकल्स को जो है वह प्रियॉन्स कहा जाता है, जो कि बीमारियां उत्पन्न करती है। इसकी जो सबसे पहले हम जो यह देखा गया था वह एक बीमारी न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर थी, जिसे मैड काउ के नाम से भी जाना जाता है। वह बीमारी यह प्रियॉन्स के द्वारा ही उत्पन्न होती है और इसमें कोई न्यूक्लिक अम्ल नहीं पाया जाता है और इन्हें प्रियॉन कहा जाता है। जंतुओं में होने वाली प्रमुख बीमारी वही बोवाइन स्पीजोफॉर्म एन्सेफेलोपैथी है, जो कि सामान्य रूप से मैड काउ के नाम से जाना जाता है। मनुष्य भी इसी तरह का एक रोग होता है जिसे सीआर जैकब के नाम से जाना जाता है। तो मैड काउ रोग और सीआर जैकब रोग ऐसा रोग है जिसको उत्पन्न करने वाला जो कारक है
वह प्रोटीन का कण होता है, उस प्रोटीन के कण को प्रियॉन्स कहते हैं। इसमें कोई जेनेटिक मटेरियल नहीं पाया जाता है। उसके बाद अंतिम टॉपिक हमारा लाइकेन्स है। लाइकेन क्या होते हैं? यह दो जगतों से मिलकर बना हुआ होता है, दो जगत के जीवों से मिलकर बना हुआ होता है। एक शैवाल जो है वह बिलोंग करता है पादप जगत से, दूसरा कवक जो है वह बिलोंग करता है फंजाई किंगडम से। तो प्लांटी और फंजाई किंगडम के दो सदस्यों से मिलकर यह जीव बना हुआ होता है, जिसे लाइकेन कहते हैं। शैवाल और कवक इनसे मिलकर, दोनों से मिलकर आपस में से जुड़ जाते हैं, जिनसे मिलकर बने हुए जीव को जो है लाइकेन कहते हैं। और शैवाल के शैवाल वाले भाग को जो है लाइकेन के जो शैवाल वाला हिस्सा होता है उसे शैवालांश या फाइकोवियांट कहते हैं, तथा कवक वाला जो भाग होता है उसे माइकोवियांट के नाम से या कवकांश के नाम से जानते हैं। शैवालांश या फाइकोवियांट, उसमें क्लोरोफिल पाया जाता है। बाहरी सूर्य की प्रकाश से वह फोटोसिंथेसिस या प्रकाश संश्लेषण का काम करता है और स्वपोषी होता है। वहीं जो कवकांश है या माइकोबियंट पोर्शन है उसका लाइकेन का, वह उस शैवाल को आश्रय देने का काम करता है, उसके लिए जड़ का काम करता है और ज़मीन से पानी और खनिज लवण अवशोषित करके उसको देता है। और यह परपोषी होता है। कवक शैवाल द्वारा बनाए गए भोजन का उपयोग यह कवक करता है, जो कि उसके साथ जुड़ा हुआ रहता है। तो शैवाल प्रकाश संश्लेषण द्वारा भोजन का निर्माण करता है तथा कवक उसे आश्रय देने और खनिज लवण के अवशोषण का कार्य करता है। और इनका संबंध इतना घनिष्ठ होता है कि इन्हें अलग अलग पहचानना भी मुश्किल होता है। हम अलग रूप से इन्हें पहचान नहीं सकते हैं। और मोस्ट ऑफ द इम्पॉर्टेंट थिंग्स वह यह है कि जो लाइकेन होते हैं वह प्रदूषण के बहुत अच्छे संकेतक होते हैं, इंडिकेटर होते हैं। मतलब कैसे संकेत देते हैं? जहाँ पर भी प्रदूषण होता है यह उन क्षेत्रों में कभी उगते नहीं हैं। तो यह था आज का लेसन, जिसमें हमने काफ़ी इम्पॉर्टेंट चीज़ें पढ़ी। वायरस के बारे में पढ़ा, वायरॉइड के बारे में पढ़ा, प्रियॉन्स के बारे में पढ़ा, लाइकेन्स के बारे में पढ़ा, जो कि वर्गीकरण जगत जो आर एच व्हिटकर का है उसमें हमने इनके बारे में कहीं पढ़ा नहीं था। क्यों नहीं पढ़ा था, इस पर भी बात हुई। तो यह लेसन इसी के साथ पूरा होता है। अगला लेसन जो है इसका हम पूरे लेसन का रिवीजन कर लेते हैं एक बार अगले क्लास में। और तब तक आप इसको पढ़िए और कोई भी डाउट होता है तो उसे आप कमेंट करके, प्रश्न लिख करके आप उसे हमसे क्लियर कर सकते हैं। बाकी मिलते हैं अपने रिवीजन क्लास के साथ, और तब तक आप पढ़ते रहिए, घर पर रहिए, अपने को बचा कर रखिए, स्वस्थ रहिए। बहुत बहुत शुभकामनाएं।